नेक्स्ट जो है मंथ है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है। साइबर सिक्योरिटी एज सिंपल एज ABC, ए ऑलवेज बी केयरफुल, सोनीपत पुलिस की तरफ से। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करो। साइबर तुम जानते तो हो ना, ये फेसबुक पे जो शिवबर के जो छोरी आगे फोटो लागन है और ढिल्लू पर के तो फिर चला दे है। या ऐसे नहीं करना थोड़ा और इधर कर लो। ये पूरे हरियाणा में जुड़ा हुआ सर, हर जगह पर सभी लोग जो है, सभी ब्रांचेस वाले, न्यू जर्नल और ओल्ड जर्नल दोनों को जोड़ दो। 10-15 मिनट के लिए अवेयरनेस कैंपेन है। अब भाई साहब जो है 10 बातें बताएंगे। जी सर। लो सर। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं सोनीपत पुलिस की साइबर सेल में काम करता हूँ। मेरे साथ मेरे सीनियर मेरे सर कपिल सर हैं। आज हम आपके बीच में कुछ साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आए हैं। बढ़ते हुए साइबर क्राइम के प्रति आपको जागरूक करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो जो ये क्लिक की थी भाई, हमने देख कर मारो थे कि स्टाइल है थारा। तो अच्छा, ये स्टाइल ऑफ वेलकम था। तो भाई मन ने पूरा सुना है, धीरे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे बड़ा अच्छा है आपका जो भी तरीका है, बात है आपका जो मोटिव है वो होना चाहिए। एक ट्रेंड है, तरीका है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज हमारा आपके बीच में आने का जो मकसद है वो ये है कि लॉकडाउन के बाद साइबर क्राइम दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। रोज़ नए नए तरीके साइबर क्राइम के सामने आ रहे हैं। उनको डिटेक्ट करने के लिए पुलिस के पास ना तो इतने संसाधन हैं, ना ही इतने वेल ट्रेंड पर्सन फिलहाल हैं। उसमें उसकी तफ्तीश करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। जो अपराधी हैं वो काफ़ी दूर सुदूर इलाकों में बैठ के, नक्सलाइट एरिया में बैठ के क्राइम करते हैं। वहाँ तक आने जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत है। तो सरकार ने बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए ये जागरूकता अभियान पूरे अक्टूबर माह में चलाया हुआ है। हम अलग अलग स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में जाकर आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों को इसके बारे में बताते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने आसपास में अपने छोटे भाई बहन को, माता पिता को, आस पड़ोस में इस बारे में जागरूक करेंगे। कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा जो अब ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिस तरह के केसेस, उनसे बचने के कुछ तरीके बताए। कुछ आप भी जानते होंगे, हो सकता है वो मैं ना जानता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इस तरह के अपराध का शिकार पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड आदमी ज़्यादा हो रहे हैं बजाय के अनपढ़ आदमी के। हमारे सामने जो भी आ रहे हैं उनमें पढ़े लिखे आदमी जो कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल का प्रयोग करते हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप में से कोई अपने घर का बिजली बिल वगैरह पे करता हो अपने मोबाइल से, या आपका नंबर आपके वहाँ रजिस्टर्ड होगा, तो आपके पास कोई मैसेज आता है या कॉल आती है, सर कल इतने बजे आपका बिजली का बिल जो है अमाउंट ज़्यादा ड्यू हो गया है और बिजली का जो कनेक्शन वो कट जाएगा। आदमी घबरा जाता है कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी अगर कट होगी तो मैं कैसे काम कर पाऊँगा। वो घबराहट में सोचता है कि मैं पे कैसे कर सकता हूँ। जैसे भी वो संपर्क अगले करते हैं, वो फ्रॉडस्टर होते हैं। वो जैसे मछली पकड़ने वाला जाल फेंकता है, वो जाल फेंकते हैं, फिशिंग करते हैं। वो आपका लक है, आप उसमें फंस रहे हो या बच रहे हो, ठीक है। उनका ये काम है ट्राई अगेन एंड अगेन। तो 100 आदमियों को उन्होंने मैसेज डाला है, तो कोई 1, 2, 10 जैसे भी आदमी जो रिएक्ट करेंगे उनमें से कोई नहीं, एक आध उनको फंस जाएगा और अपनी पूंजी जो है पैसे गवा बैठेगा। उसके बाद वो संपर्क करता है, सर ठीक है मेरा कनेक्शन कटने से कैसे बच सकता है, आपका कनेक्शन बच सकता है, आप इस आदमी से बात करो, इस नंबर पे बात करो, इस नंबर पे टेक्स्ट करो। जैसे ही आप करते हैं आपको कोई लिंक दिया जाता है, कोई OTP पूछा जाता है, यानी कि आपसे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और आप जैसे प्रोवाइड कराते हो, आपके बिजली का बिल का तो पता नहीं, लेकिन आपके खाते से पैसे जरूर कट जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई KYC के नाम पर आपसे कॉल करता है, सर मैं आपके बैंक से आपका बैंक अधिकारी बोल रहा हूँ, इस तरह आपकी KYC अपडेट नहीं है तो आपको करानी चाहिए। सब बिजी रहते हैं, किसी के पास समय नहीं है बैंक में फिजिकली विजिट करने का। सब सोचते हैं कि मेरा ऐसे ही, हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग सब यूज़ करते हैं फ़ोन पे, और अगर ये वॉलेट
तो सर मेरा ऐसे ही काम चल जाए, ठीक है जी, मुझे आप ये अपनी ये जानकारी बता दो, मैं कर देता हूँ। जैसे ही आपने कोई इवन छोटी जिसको आप के समझते हो कि ये ज़रूरी नहीं है वो जानकारी भी दी, तब भी संभावना है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। ठीक है, ये आपने नहीं करना है। कोई भी बैंक किसी को इस तरीके से कॉल नहीं करता है। कोई करता भी है तो आपने कहना है सर मैं खुद आऊँगा अपने बैंक में, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो दिखाऊंगा और करवा लूँगा। ठीक है, आपके पास फ़ोन आता है या मैसेज आता है, जब भी आप अपना नेट वगैरह ऑन करते हो, आपकी स्कॉर्पियो निकल गई, आपकी ये लॉटरी लग गई, 10 लाख की लग गई। ठीक है, कोई ऐसा मूर्ख नहीं है जो पैसे देने के लिए हमें ढूंढेगा। ठीक है, जब हमने कोई लॉटरी, कोई टिकट, कोई कहीं इन्वेस्टमेंट किया नहीं, खरीदा नहीं, तो हमारा निकलेगा कैसे? आपने उसको अवॉइड करना है, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है। कई आदमी क्या करते हैं, चलो हो गया होगा, उनके अपने तरीके हैं, टैक्टिस हैं, वो आपको फंसाते हैं। आप सम्मोहित हो जाता है, जो भी आदमी है वो फंस जाता है। ठीक है सर, स्कॉर्पियो गाड़ी निकल गई लेकिन 60,000 रुपये ये फलानी फीस के आपने पे करने हैं। आदमी ऐसे तैसे जुगाड़ करके पे कर देता है, फिर पूछता है भाई गाड़ी तो नहीं आई। सर 60 तो आपने दे दिए लेकिन 20,000 और देने पड़ेंगे, ये दिक्कत रहेगी, टैक्स रह गया, जो भी है। इस तरह वो जब तक देता जाता है वो ऐंठते जाते हैं। जब वो काफ़ी पैसे दे चुका होता है तो उसको लगता है कि फ्रॉड हो गया, फिर वो किसी जानकार से, पुलिस से, जिसके पास मदद के लिए जाता है। ठीक है, नौकरी लगवाने के लिए आप तो इसी पर्पज़ से यहाँ आ रहे हो। कई तो फिजिकली दलाल गली में भी मिल जाएंगे, भाई इतने फौज में भर्ती करा दूँ, तूने कलर लगा दूँ। ठीक है, कई आपके पास विभिन्न साधनों से आपको अप्रोच करेंगे, आपको जो विदेश में काम दिलवा दें या फलानी जगह नौकरी लगवा दें। अभी कुंडली से एक लेडीज़ थी, वो विदेश में नौकरी के नाम पे काफ़ी पैसे गवा बैठी थी। वो जो नौकरी देने वाले थे वो कुछ झारखंड में बैठे हैं, वो भी कोई लेना देना नहीं उनका नौकरी से, लेकिन उस लेडीज़ को कई लाख रुपए का चपत लग गई। और कई बार आपके पास देखा हो आपने कि पार्ट टाइम जॉब, जो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप 1 घंटा 2 घंटा अपनी रुचि का काम ऑनलाइन नेट पे जो भी है, तो अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो जांच परख कर, विदाउट अपनी कोई ऐसी जानकारी उनके साथ शेयर किए बगैर। ठीक है, पहले तो उसे फुल प्रूफ देखो कि वो आदमी है, इंस्टीट्यूट है जो है, उसकी क्या रेपुटेशन है, क्या उसका सिस्टम है। ठीक है, एक जैसे सर ने बताया, लड़की लड़का फ़ोटो लगा के मैसेज आना, ये वो जो है। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है, फेसबुक पर मैं सोनिया हूँ, फलाना है, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, तो कोई सोनिया किसी को मैसेज नहीं करती, वो सोनू ही होता है। अरे ये वो ही है, ये वो ही सोनू है जो सोनिया पढ़ रहा है। तो फेसबुक भी ये कहती है कि इंडिया में इतने आदमी नहीं है जितने के फेसबुक के अकाउंट हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, इसमें सब शामिल हैं, लेकिन ये एक क्राइम है। जाने अनजाने में अपने साथी का मजाक बनाने के लिए, किसी को मिसगाइड करने के लिए काम आप ना करें। जब भी कोई दिक्कत हो गई, आपने किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली, इम्पर्सोनेट कर लिया, किसी का फ़ोटो लगा के किसी को मैसेज कर दिया, आपने किसी को कोई गाली दे दी, कोई जैसे कि सर का फ़ोटो लगा के अगर मैं किसी को मैसेज करूं कि मैं परिमल कुमार और मुझे जी 1 लाख रुपए की ज़रूरत है अर्जेंट, तो अकॉर्डिंग टू रेपुटेशन कोई आदमी ये नहीं पूछेगा कि जी क्यों ज़रूरत है। ठीक है, जो मैं तरीका बताऊंगा डाल देंगे, लेकिन फिर कभी वो सर से पूछेंगे सर वो आपको क्या ज़रूरत थी, मैंने पैसे दिए हैं। सर कहेंगे भाई मैंने तो ना ऐसा कोई मैसेज करा, ना वैसे मेरे पास आए, ना मैंने मांगे। ठीक है, तो वो एक क्राइम है। जैसे कि आप कहीं जाते हो किसी कच्चे रास्ते पर, आपके पैरों के निशान बनते चले जाते हैं, उसी तरह ऑनलाइन आप जो भी करते हो आपके फुटप्रिंट रह जाते हैं। वो एक रिकॉर्ड होता है, वो एक एविडेंस होती है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है, जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी वो सारा रिकॉर्ड मिलेगा, और असल अपराधी चाहे वो थोड़ा लेट कैच हो लेकिन वो पकड़ा जाएगा। तो आपने जाने अनजाने में मजाक के तौर पे ये काम नहीं करना है। अपनी आइडेंटिटी के साथ, और कोशिश करो आप सोशल मीडिया हैंडल पे एक ही अकाउंट के साथ मौजूद हो। ये हमें एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए, ठीक है, ताकि आप 100 आदमी को फ़ोन नहीं कर सकते, लेकिन 100 आदमी आपके फेसबुक फ्रेंड हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500, जितने भी। तो इनका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, ये एक और चल रहा है जिसको सेक्सटॉर्शन बोलते हैं। आपके व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है किसी लड़के के पास, लड़की के पास, जिसके पास है, वो उठाता है उसे। अगर लड़के के पास आई तो दूसरी साइड एक लड़की दिखाई देती है। ठीक है, जबकि वो बैकग्राउंड में वीडियो चल रही होती है, कोई लड़की कॉल नहीं कर रही होती।
वो उससे बातें आगे बढ़ाते हैं, उनके नंबर वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं और कुछ देर बाद या 1-2 दिन के बाद उसके पास फ़ोन आता है कि हमारे पास आपकी ऐसी ऐसी वीडियो है जो कि हम वायरल कर देंगे, आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे, नहीं तो आप इतने पैसे हमें दे दो। अब ये शिकार वो आदमी बनाया जाता है जिसके पास थोड़ा बहुत उन्हें अंदाज़ा हो कि इसके पास देने के लिए कुछ है, ठीक है। अब कोई भी एक वयस्क आदमी है, जो कामकाजी आदमी, वो सोचेगा अगर वह ऐसी वीडियो आएगी मेरे रिश्तेदारों को, घर वालों को, बच्चों के सामने आएगी तो मेरी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो पैसे दे देता है। ऐसे केस में इवन बहुत कम आदमी पुलिस के पास या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाता है जब तक वो मामले को दबाने की ही कोशिश करता है। अभी रिसेंटली हिसार के अग्रवा में एक बिजनेसमैन ने जो है सुसाइड कर ली, जबकि वो 7 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुका था, ठीक है। तो आपने किसी भी अननोन नंबर से, कोई भी मोबाइल वगैरह से, व्हाट्सअप से आए, जिस भी कॉलिंग के हमारे सिस्टम है, वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करनी है। वो मॉर्फिंग करते हैं, चेहरा आपका, बॉडी किसी की, वो वीडियो कोई और होती है, ठीक है। अगर हो जाता है तो डरना भी नहीं है, अगर हो गया है तो डरना नहीं है, आपने गलती नहीं की, उसको छुपाना नहीं है, पुलिस के पास जाना है, अपनी कंप्लेंट करनी है, जो भी एविडेंस आपके पास है वो आपने उनको प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो, अगर आपके अकाउंट से किसी भी तरीके से पैसे चले जाते हैं, आप किसी को पे कर रहे हो, किसी गलत आदमी को पे हो गए, या किसी ने अननेसेसरी या धोखेबाजी से आपकी जानकारी के वगैरह निकाल लिए हैं, तो एक नंबर है जो सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन चलाई हुई है, बहुत अच्छे 1930 एक पोर्टल है NCRP पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। वहाँ आपने अपनी कंप्लेंट दे देनी है। ये एक मैकेनिज्म है, जैसे ही आप कंप्लेंट करोगे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी और वो कंसर्न ज्यूरिडिक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे जानकारी लेगा। और इस संबंध में क्या करना है, जिस भी अकाउंट से आपकी डिडक्शन हुई है उस अकाउंट के साथ बैंक में जो मोबाइल नंबर अटैच है उस मोबाइल नंबर से ही 1930 को कॉल करना है। अगर आप दूसरे नंबर से ट्राई करोगे तो आपकी कंप्लेंट नहीं दर्ज होगी। ये होने के बाद वो अगली प्रोसेस क्या है कि आपके अकाउंट से जिस दूसरे फर्दर अकाउंट में पैसे गए हैं वो वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं, अगर वेल इन टाइम आपने कंप्लेंट कर दी है, ठीक है। वो फ्रीज हो जाते हैं, वो कोई आदमी उनको निकलवा नहीं सकता है, वो वापस आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने अकाउंट से डेबिट फ्रीज करवा देना है, पैसे आ सके जा ना सके, ठीक है। यानी कि अगर आपके साथ एक बार चीटिंग हुई है तो ये काफ़ी संभावना है कि आपके साथ दोबारा भी हो सकती है। एक पासवर्ड जो भी सोशल मीडिया हैंडल के हैं या जितने भी नेट बैंकिंग वगैरह है, सब हर एक चीज़ का अलग पासवर्ड रखें, सभी का सेम नहीं रखना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिनके भी वीक पासवर्ड होते हैं, जिस पासवर्ड में कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है, वो उनको करेक्ट करना आसान होता है, वो आदमी जल्दी फ्रॉड के शिकार होते हैं। आपने 6 से 8 डिजिट का आपने अपना पासवर्ड बनाना है, उसमें अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, न्यूमेरिक भी होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए, और एक रेगुलर इंटरवल पर लगभग 90 दिन के आसपास आपने उसको चेंज करना चाहिए, और हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखना चाहिए। 1930 के बारे में आपको पता ही है, पहले ही पासवर्ड आपने बदलते रहना। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने सभी ने करनी चाहिए, अपनी व्हाट्सअप वगैरह की हर उस पर अवेलेबल है। पब्लिक वाईफाई यहाँ भी सर ने लगवा रखा होगा, जहाँ तक हो पब्लिक वाईफाई के प्रयोग से बचना चाहिए। पर्सनल आजकल डाटा कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, आप जो रिचार्ज करते हो उसमें लगभग आपका काम चल जाता है। नेट बैंकिंग आप कहीं यूज़ कर रहे हो, अपने मोबाइल पे कर रहे हो, किसी डेस्कटॉप लैपटॉप पे, जो भी आपने काम करना है वो काम करने के बाद उसको लॉग आउट कर दें, लॉग इन ना छोड़ें। अपने फ़ोन का, अपने लैपटॉप का, कंप्यूटर का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को ना दें। एनी डेस्क वगैरह आजकल कई ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू वो आपका एक्सेस ले लेते हैं, वो आपके डाटा के मालिक हो जाते हैं, डाटा आपका चुरा लेते हैं और वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। डाटा की कितनी कीमत आप ये आज सभी समझते हो। आपका अगर पर्स गुम हो जाए तो एकदम आदमी को दिक्कत होती है, भाई मेरा पर्स गुम हो गया, उसमें मेरी आइडेंटिटी थी, जो भी ज़रूरी कागजात थे। मोबाइल गुम हो जाए तो उससे भी ज़्यादा घबराहट होती है, उसमें आपके फ़ोटो हैं, सभी आपकी जीमेल वगैरह, अकाउंट वगैरह, ये सभी की ज़रूरी जानकारी है, ठीक है। तो अपने डाटा को सिक्योर रखें। आपका डाटा बेचा जाता है, मिसयूज़ किया जाता है, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब आपको जो फ्री में सुविधा दे रहे हैं ना, कोई एक पैसा नहीं लगता ना व्हाट्सअप चलाने में, फेसबुक चलाने में, लेकिन इनको कमाई है। कमाई कहाँ से है, ये आपके डाटा को बेचते हैं, लोग जिनको ज़रूरत होती है उसको एनालाइज करके यूज़ करते हैं, ठीक है।
आप YouTube वगैरह पे कोई एक चीज़ सर्च करो, अगर आप पढ़ाई के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको उसी तरह की वीडियो आने लग जाएंगी। वो आपके इंटरेस्ट को कैश करते हैं, ठीक है, कि ये आदमी किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। कोई गाड़ी की अगर आप सर्च करोगे तो गाड़ियों की ही वीडियोज़ वगैरह आपको आने लग जाएंगी, ताकि आप उसमें और ज़्यादा घुसो और पैसे खर्च करो, ठीक है। किसी भी अनजान लिंक पर आपने क्लिक नहीं करना है। जो भी एक आधार बायोमेट्रिक मशीन मैंने देखी आपके इंस्टीट्यूट के बाहर है, क्या आप अटेंडेंस लगाते हो आधार वाली, बायोमेट्रिक वाली? ठीक, नहीं, वो तो घर वालों के लिए बस। अगर आप नहीं लगाते हो तो माई आधार ऐप पे जाके अपनी बायोमेट्रिक को डिसेबल करें, ठीक है। अगर मैं सही सोचता हूँ तो आपने किसी ने भी डिसेबल नहीं की होगी। क्या होता है, जहाँ भी आप अपने फिंगरप्रिंट यूज़ करते हो, आजकल सब ने आधार कार्ड बनवाए हुए हैं, आपने कहीं एक जगह लगाए, उस आदमी ने आपके फिंगरप्रिंट सेव कर लिए, चुरा लिए, वो उनका मिसयूज़ कर सकता है। अगर आप डिसेबल रखेंगे, जब यूज़ करना है तो उसे इनेबल कर ले, अन्यथा डिसेबल। अगर रूटीन में आपको कहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगानी, कोई और काम नहीं करना, तो उसको डिसेबल रखें। अभी कोई मुरथल साइड की एक लेडीज़ थी, काफ़ी गरीब थी, दूध वगैरह का काम करती थी। उसने अपने ही गांव में एक CSC सेंटर से अंगूठा लगाकर अपने अकाउंट से 10,000 रुपये निकलवाए थे। तो उसको ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं थी, ना उसके मैसेज आते थे फ़ोन पर। उसने 10,000 रुपये निकलवा ले, फिर वो हर महीने कुछ जमा करवाती रही, लेकिन लास्ट में जब उसने अपनी पासबुक अपडेट करवाई तो उसके करीब 70 या 80 हज़ार रुपये निकले हुए थे। फिर वो जैसे तैसे पुलिस के पास पहुंची तो देखा उसके फिंगरप्रिंट बिहार में कहीं यूज़ हो गए, जहां हमारे यहाँ तो ATM और बैंक जगह जगह उपलब्ध हैं, लेकिन झारखंड और जो ऐसी स्टेट हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है ATM की और बैंक की। वहाँ मोस्टली गांव में एक दुकान होती है, वहाँ अंगूठा लगाते हैं, वो अपना कुछ कमीशन काट के उनको कैश पैसे दे देता है। तो उसके फिंगरप्रिंट वहाँ यूज़ हो रखे थे। उस बेचारी को पता ही नहीं था कि ये भी काम है। जिस आदमी से उसने यहाँ 10,000 रुपये लगवाए, उसने उसके फिंगरप्रिंट का मिसयूज़ किया, वो कहीं बेच दिए और इस तरह उसके पैसे निकल गए। तो आप सब पढ़े लिखे हो, आपसे उम्मीद करता हूँ मैं ये जो बातें हमने आपको बताई हैं, आप इनको अपने आसपास में बताएंगे, अपने नॉन को, अपने रिश्तेदार को। और किसी के भी साथ कोई अगर बैंकिंग फ्रॉड हो जाता हो 1930 या NCRB पोर्टल पर उसको कंप्लेंट करवाएं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। राजीव अंकल इसकी बैटरी गई। हम आपको कुछ पंपलेट देंगे, ठीक है। लगभग 100 की संख्या में हमारे पास हैं, वो हम आपको देंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। जो कुछ बचते हैं वो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फ़ोटो स्टेट करवा के हर बच्चे को एक प्रोवाइड कराएं। वो आप 1 या 2 दिन जो अपनी रोज़ DP PP बदलते हो उस पर लगाएं, ताकि जो आपके स्टेटस वगैरह चेक करते हैं वो आदमी भी उनको देखें, ठीक है, और उससे फ़ायदा उठाएं। आपके मैनेजमेंट ने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें जो समय दिया उसके लिए हम उनके आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।